अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तमाम सामाइन का मारखोर सीरीज को पसंद करने का शुक्रिया। इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करने पर हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप सुन रहे हैं हमारी मिनी सीरीज, सिलसिला है मिशन मारखोर का। पेश खिदमत है 5वीं किस्त। साबिका एक साथ को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक करें। शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। पाकिस्तानी बेस कैंप में जिम्मेदारान सर जोड़ कर बैठे थे। इन्हें कैप्टन जावेद की तरफ से जवानों की हालत ज़ार की मुकम्मल रिपोर्ट्स मिल गई थी और हेलीकॉप्टर की तबाही के बाद वो सब ये जानते थे कि भारतीय फौज इन बेवसीला कमांडोज पर किसी भी लम्हे अपनी पूरी कुव्वत के साथ हमलावर होगी, क्योंकि भारतीयों के लिए हर हजीमत नाकाबिले बर्दाश्त है। यूं भी वो इब्तिदाही में पाकिस्तानी फौज के इस मुख्तसर से दस्ते को खत्म करके इस इलाके में अपनी पोजीशन कायम करने की कोशिश करेंगे। नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के 2 दस्ते मकामी पोर्टर्स के साथ इस तरफ भेजे जा चुके थे, जिनके साथ एक मीडियम गन भी थी। लेकिन इस दस्ते के जवानों की मदद आने तक कैप्टन जावेद के साथ दुश्मन कुछ भी कर गुजरता, क्योंकि अगले 1-2 घंटे में इनकी पोस्ट पर दुश्मन का हमला यकीनी था। जहां तक मुमकिन हो हेलीकॉप्टर के जरिए सामान आगे ले जाया जाए। मैं अपने जवानों को हरगिज बेबसी से मरने नहीं दूंगा, जनरल साहब ने अपने साथियों की तरफ देखते हुए फैसलाकुन लहजे में कहा। ऐसा ही होगा सर, आर्मी एविएशन के कर्नल साहब ने बड़े एतमाद के साथ जवाब दिया। पोजीशन क्या है? अगला सवाल उन्होंने अपने ब्रिगेडियर साहब की तरफ देखते हुए किया था। सर, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की एक कंपनी रिजर्व में है। हमने 3 घंटे के फर्क से 10 जवानों का ग्रुप भेजने की हिकमत अमली अपनाई है। मकामी पोर्टर्स भी बहुत ताउन कर रहे हैं। अगर मौसम ने हमारा साथ दिया तो इंशाल्लाह 8-10 गने हम आगे तक ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। ब्रिगेडियर साहब ने रिपोर्ट पेश की। वेल डन, डटे रहो, हेडक्वार्टर को अलर्ट रखो और जवानों को किसी भी तरह कोई कमी का एहसास न होने देना। ये कहकर जनरल साहब एविएशन के कर्नल की तरफ मुतवज्जे हुए। हमारे 3 हेलीकॉप्टर्स पहुंच चुके हैं सर। इस महाज के लिए फिलहाल यही 3 मौजूद हैं। 3 और हेलीकॉप्टर्स बाकी दोनों सेक्टर्स के लिए काम कर रहे हैं। मौसम कैसा भी हो, मैं अगले 10 मिनट में जरूरी सामान के साथ परवाज कर रहा हूं, कर्नल साहब ने फैसलाकुन लहजे में कहा। अल्लाह तुम्हारा हामी नासिर हो, जनरल साहब ने इनकी तरफ देख कर कहा और खुद नक्शे के मुख्तलिफ निशान ज़दा जगहों पर उंगली के इशारे से अपने अफसरान को हिदायत देते रहे। 10 मिनट बाद कर्नल साहब एक एमिनेशन और ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान के साथ अपने एल्बर्ट 3 में परवाज कर चुके थे। उन्होंने अहद कर लिया था कि जिस तरह भी मुमकिन हो कैप्टन जावेद तक हर मुमकिन मदद पहुंचाई जाए। दोपहर के करीबन 12 बज रहे थे जब हवालदार खान ने कैप्टन जावेद को इशारे से अपने नज़दीक आने के लिए कहा, क्योंकि इसने अपनी पोस्ट की समत आने वाले रास्ते पर कुछ मुश्तबा नकलो हरकत महसूस की थी। इस वक्त वो आंखों से दूरबीन लगाए ड्यूटी दे रहा था। सर, इधर इस तरफ, इसने कैप्टन जावेद के नजदीक आने पर इसे हाथ की उंगली से एक समत इशारा करते हुए बताया। सूरज की ग्लेशियर्स पर पड़ने वाली चकाचौंध रोशनी के अकब में कैप्टन जावेद को जंगी तरतीब से आगे बढ़ते कुछ सफेद पोश दिखाई दे रहे थे। इसने अंदाजा लगा लिया कि ये भारतीय फौजी हैं जिन्होंने जदीद जंगी सुरमाई वर्दियां पहन रखी हैं, क्योंकि इन पर फजाई हमला मुमकिन नहीं रहा था और दुश्मन ने समझ लिया था कि पाकिस्तानियों ने ऐसी पोजीशनें ले रखी हैं जहां से वो हेलीकॉप्टर का मॉस्टर फायर इन पर नहीं गिरा सकते। इसलिए इन पर जमीनी हमले का प्रोग्राम बनाया गया। कैप्टन जावेद को अगले ही लम्हे दुश्मन की सारी हिकमत अमली का इदराक हो गया। इसने अंदाजा कर लिया था कि बहुत जल्द इन पर तोपखाने का फायर गिराया जाएगा, जिसके बाद ही दुश्मन इन पर हमला आवर होगा। दूसरे ही लम्हे वो अपने जख्मी और बीमार जवानों में मौजूद था। इसने जवानों के दरमियान सामान तकसीम करके इन्हें 3 हिस्सों में तकसीम किया और 3 मुख्तलिफ समतों में उसी तरह बर्फीली चोटियों की आड़ में छुपा दिया कि दुश्मन की गोलाबारी से वो काफी हद तक महफूज हो गए। तीनों शदीद जख्मी और बीमार जवानों को इसने अलग अलग रखा ताकि इनके साथी इनका ख्याल रख सकें। दुश्मन हमले के लिए आगे बढ़ रहा है। शायद वो पहले हम पर तोपखाने का फायर गिराए और इस यकीन के बाद के मज़ाहमत बाकी नहीं रही, या फिर ये समझ कर के अब वो बासानी हम पर काबू पा सकता है, हमला आवर होगा। साथियों, आजमाइश की घड़ी आ गई है। हमें आज की आजमाइश के लिए ही पाकिस्तान आर्मी ने तैयार किया था। आज हमें साबित करना है कि हम जीते जी नाकाबिल तस्खीर हैं। इंतहाई नामसाइद हालात के बावजूद हमारा अज़्म ही फातेह होगा। अपने आप को अपने असलहे समेत बर्फीली चट्टानों में छुपा लो और अपने सर टांगों में देकर
दुश्मन की गोलाबारी का सामना करो, उस वक्त तक जब तक वो अपना सारा गोला बारूद फूंक कर मुतमईन न हो जाए। अल्लाह की मदद पर हमारा ईमान है, लेकिन हमारा ये भी यकीन है कि जल्द या बदेर हमारे लिए कुमक पहुंच जाएगी। मेरे शेरों, तुम्हें साबित करना है कि तुम पाक आर्मी के कमांडोज हो। पोजीशन ले लो। अल्लाहु अकबर। मौसमी शदायत के शिकार लेकिन किसी भी जारहियत के सामने सनद सिकंदरी बन जाने वाले कमांडोज ने नारे तकबीर बुलंद किया और अपनी सारी तवानाइयां मुज्तमा करके अपनी अपनी पोजीशन पर चले गए। कैप्टन जावेद खुद दूरबीन संभालकर दुश्मन पर नजरें जमा कर बैठ गया। नाइक रहमान ने वायरलेस ऑन कर रखा था और कैप्टन जावेद ने बेस कैंप को अपने खदशात और दुश्मनों के अजाइम से आगाह कर दिया था। बेस कैंप में इत्तला पहुंचते ही बेचैनी फैल गई थी। ब्रिगेडियर साहब बेकरारी से उस छोटे से छप्पर नुमा कमरे का चक्कर काट रहे थे जहां उन्होंने आर्जी तौर पर हेडक्वार्टर कायम किया था। उन्होंने लाइट इन्फेंट्री के जवानों को, जिन्हें कैप्टन जावेद के ताक़ुब में रवाना किया गया था, फौरन पोस्ट पर राब्ता कायम रखने और जल्द अज जल्द वहां पहुंचने का हुक्म दिया था और खुद मुसलसल कैप्टन जावेद से राब्ते में थे। कैप्टन जावेद की तवक्कुआत के एन मुताबिक अगले 6 मिनट के बाद इन पर फायरिंग शुरू हो गई। दुश्मन ने इनके शुमाल में पहले से कायम करदा अपनी ओपी पोस्ट से इन पर फायरिंग करवाई थी। विसल की तेज आवाज के साथ भारतीय हाउसर से छूटने वाले गोले इनके सरों के ऊपर से फट रहे थे। जावेद, क्या हो रहा है? तुम ठीक हो? ब्रिगेडियर साहब ने सेट पर गोलाबारी की आवाज सुनकर तड़प कर पूछा। सर, दुश्मन एयरब्रश फायर कर रहा है। डैम इट! ब्रिगेडियर साहब गुस्से और बेबसी से बेसाख्ता चिल्ला उठे। अपने जवानों का मोराल बढ़ाए रखो। आई एम कमिंग माय सन। उन्होंने चंद लम्हों में इंतहाई खतरनाक फैसला कर लिया था। सर प्लीज, हम अभी जिंदा हैं। कैप्टन जावेद कहता ही रहा, लेकिन राब्ता मुनक़ता हो गया। ब्रिगेडियर साहब के लिए इन हालात में बेस कैंप में बैठना नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। उन्होंने खुद परवास करके इनके पास पहुंचने का फैसला किया था। वो इन हालात में एक लम्हे के लिए भी अपने जवानों को कम मायगी का एहसास होने नहीं देना चाहते थे। दूसरे ही लम्हे उन्होंने एविएशन के कैप्टन आरिफ को तलब कर लिया था। अपनी गन्स लोड करो, हम अगले 10 मिनट में प्रवास करने वाले हैं। उन्होंने कैप्टन आरिफ से कहा। यस सर। कैप्टन आरिफ भागता हुआ बाहर आ गया। ब्रिगेडियर साहब ने हेडक्वार्टर को अपने फैसले से आगाह कर दिया था। जनरल साहब ने इन्हें मना करना चाहा, लेकिन इनके दरखास्त पर बादल नखास्ता इन्हें जाने की इजाजत दे दी। इसके साथ ही कमांडोज के कंपनी कर्नल साहब की कमान में चोलांगला की तरफ रवाना हो गई। इसके हर जवान ने अपने मामूल से दुगना वजन उठा रखा था। कैप्टन जावेद की तरफ जाने वाली कुमक को जब इत्तला मिली कि ब्रिगेडियर साहब खुद इस तरफ प्रवास कर चुके हैं और कैप्टन जावेद की पोस्ट पर दुश्मन ने हमला कर दिया है, तो इनका खून खौल उठा। उनका बस नहीं चलता था कि उड़कर अपने साथियों की मदद को पहुंच जाएं और यहाँ एक मखसूस रफ्तार से ज्यादा पर सफर करना खुद को जबरदस्ती मौत के मुंह में धकेलने के मुतरातिफ था। इन रास्तों पर उठने वाला एक भी गलत कदम किसी भी जवान को हजारों फुट गहरी बर्फीली कब्र में दफन कर सकता था। इस मरहले में मकामी पोर्टर्स ने जबरदस्त हिम्मत का मुजाहिरा किया। गो के ये रास्ता इनके लिए अजनबी था, लेकिन ऐसे रास्तों पर वो एक अरसे से सफर करते आ रहे थे। उन्होंने कैप्टन जावेद और इसके साथियों के बनाए हुए रास्ते को खोया नहीं था और कामयाबी से इसी पर चलते जा रहे थे। उधर कैप्टन जावेद और उनके साथियों पर भारतीयों की गोलाबारी जारी थी। इनके सरों पर आतिश और आहिन फट रहा था। बर्फ से ढके मुंजमद ग्लेशियर्स की सतह पर जब कोई गोला गिरता तो जमीन से आसमान तक सफेद और सुर्ख रंग का एक जाल सा तन जाता। कैप्टन जावेद की तरह इसके जवान भी बेकाबू होते जा रहे थे। इनका बस नहीं चलता था कि दुश्मन को इसके हमले का मुंह तोड़ जवाब दें। वो चाहते थे कि आगे बढ़कर कुछ करें, लेकिन इन हालात में इनकी सबसे बड़ी बहादुरी ये थी कि खुद को आइंदा के लिए जिंदा रखने की कोशिश करें। उन्होंने वाकई अपने सर घुटनों में दे लिए थे और बेबसी से अपने सरों पर फटती कयामत का नजारा कर रहे थे। जिन कुदरती पनाहगाहों में उन्होंने अपने सर छुपा रखे थे, वहां तक बमुश्किल अपना असला ही ला पाए थे। बाकी तमाम जरूरियात जिंदगी एक कोने में कदरे खुली जगह पर मौजूद थीं। अचानक ही एक गोला एन उस मकाम पर फटा और दूसरे ही लम्हे इनके वाहिद खेमे और इसमें मौजूद तमाम सामान को आग लग गई। शदीद गोलाबारी में वो इस काबिल भी नहीं थे कि अपने तबाह होते हुए सामान को बचा सकें। कैप्टन जावेद अपने होंठ काट कर रह गया, क्योंकि अब इनके पास सिवाय अपनी जान, असलहे और फर्स्ट एड के एक बॉक्स और जवानों के जिस्मों से बंधी पानी की 2-3 बोतलों के और कुछ बाकी नहीं बचा था। 1 घंटे की मुसलसल गोलाबारी और दर्जनों गोले फूंकने के बाद जब इनकी तरफ से कोई मज़ाहमत ना हुई
तो दुश्मन ने समझ लिया कि इन्होंने मैदान मार लिया है। उनका ओपी अपने बेस कैंप में चीख चीख कर खुशखबरी सुना रहा था कि भारतीय फौज के सूरमा तोपचियों ने पाकिस्तान आर्मी की इस इलाके में कायम होने वाली वाहिद पोस्ट भी तबाह कर दी है। वो अभी तक इस पोस्ट पर पहुंच नहीं पाए थे जहां कैप्टन जावेद ने मोर्चा जमाया हुआ था, और इंडियन ओपी को भी सिर्फ जलते हुए खेमों और सामान से उठता हुआ धुआं दिखाई दे रहा था। इसने शायद इससे अंदाजा लगा लिया था कि मज़ाहमत दम तोड़ चुकी है और अब वो अपने सुरमाओं को इस पोस्ट पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ा रहे थे। फायरिंग के खात्मे के बाद कैप्टन जावेद ने सूबेदार इनायतुल्लाह से जवानों की रिपोर्ट तलब की, तो इसे ये सुनकर धचका सा लगा कि इसके 3 साथी शदीद जख्मी हो गए हैं। लेकिन क्या मजाल कि इन्होंने एक लम्हे के लिए भी अपने कप्तान साहब को परेशान किया हो। इमरजेंसी अद्वियात के वाहिद बॉक्स से कैप्टन जावेद ने खुद इनके जख्मों पर पट्टी की, लेकिन वो ये जानता था कि ये इलाज कतई तौर पर नाकाफी और ना होने के बराबर है। एक जवान जिसके पेट पर गहरे जख्म आए थे और खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी लम्हे अचानक कैप्टन जावेद को सूबेदार इनायतुल्लाह की आवाज सुनाई दी। कंपनी सर। कैप्टन जावेद ने लपक कर इसके हाथ से दूरबीन पकड़ी और दूर से दुश्मन को आते हुए देखा, जो इत्मीनान से फातिहाना अंदाज में इनकी तरफ बढ़ रहा था। कैप्टन जावेद ने फौरी तौर पर 2 शदीद जख्मियों को रस्सों की मदद से इस उमूदी चट्टान से पीछे उतारने का हुक्म दे दिया, जहां वो दुश्मन की मुतवक्के फायरिंग से महफूज रह सकते थे। दोनों ने नीचे उतरने से इनकार कर दिया। नो सर, खुदा के लिए सर हमें इस सादत से महरूम ना कीजिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अपने किसी साथी के लिए कोई मसला पैदा नहीं करेंगे, नाइक शरीफ और सिपाही गुलाम रसूल ने कहा। इनका अज़्म देखकर कैप्टन जावेद को अपने आप पर फख्र होने लगा कि वो कितने अजीम जवानों की कमांड कर रहे हैं। सूबेदार और कप्तान साहब के बार बार कहने पर भी दोनों ने वहां से हटने से इनकार कर दिया, जिस पर बादल नखासा कैप्टन जावेद ने अपना फैसला वापस ले लिया। इसने जख्मियों और बज़ाहिर थके मांदे अपने जवानों को इस समत आने वाले दस्ते पर पोजीशनें दिला दी और उन्हें सख्ती से हिदायत की कि इसके अगले हुक्म तक एक फायर भी नहीं किया जाएगा। कैप्टन जावेद को इस तल्ख हकीकत का एहसास था कि इनके पास गोला बारूद ना होने के बराबर है और दुश्मन के पास फूंकने के लिए बेपनाह गोला बारूद मौजूद है। एक एक गोली संभाल कर रखो, कोई फायर जाया नहीं जाएगा। मैं एक गोली से कम एक इंडियन को मरते हुए देखना चाहता हूँ। कैप्टन जावेद ने बारी बारी अपने जवानों की आंखों में झांका, जहां दुश्मन को चीर फाड़ कर रख देने वाला कहर झलक रहा था। सूबेदार इनायतुल्लाह ने अपनी मुट्ठियां गुस्से से भींचते हुए कहा। दोनों मशीन गनों को इन्होंने एक दूसरे से कुछ फासले पर ऐसी पोजीशनों में नस्ब कर लिया था जहां से दुश्मन की मुमकिन एडवांस की तवक्को की जा सकती थी। तमाम कमांडोज फैलकर पोजीशंस ले चुके थे, जहां जख्मियों और सेहतमंदों की तखसीस खत्म हो गई थी। हर इंसान एक मोर्चे में तब्दील हो चुका था। ये बात कैप्टन जावेद अच्छी तरह जानता था कि इनमें से हर मोर्चा नाकाबिले तस्खीर है। दुश्मन अपने साथ आतिश व आहिन का सैलाब लेकर आ रहा था, लेकिन जब तक इनमें से कोई भी कमांडो जिंदा था वो इसे खत्म नहीं कर सकते थे। अपनी दानिश में भारतीय फौजी यही समझ कर आ रहे थे कि ऊपर मौजूद पोस्ट में शायद ही कोई जख्मी फर्स्ट एड का मुंतजिर हो और यहाँ मज़ाहमत का सवाल ही पैदा नहीं होता। अलबत्ता उन्होंने एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ा था। शदीद सुरमई जंग के लिए बतौर खास तैयार करदा गर्म लिबास में वो 18,000 फुट की बुलंदी पर कायम कैप्टन जावेद की पोस्ट की तरफ 3 टुकड़ियों में बंटकर एडवांस कर रहे थे। पैदल हर अव्वल दस्ते आगे थे और इनके अकब में तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए छोटी तोपें इनके साथ चल रही थीं। ये तोपें भारतीय माउंटेन डिवीजन के तरबियत याफ्ता तोपची बड़ी महारत से ऊपर ला रहे थे। अब इनका फासला कैप्टन जावेद के साथियों से बमुश्किल 50 गज रह गया था। इस दौरान कैप्टन जावेद के जवान अपने कानों को कमांडरों की आवाज़ के लिए मुस्तैद रखे हुए थे, जिसने इनकी रेंज में आने वाले भारतीयों पर अभी तक फायरिंग का हुक्म नहीं दिया था। अचानक ही कैप्टन जावेद ने ललकारा, फायर! अल्लाहु अकबर! कमांडोस ने इसकी ललकार पर अल्लाहु अकबर कहा और इत्मीनान से अपनी तरफ आने वाले दुश्मन पर जहन्नुम के दहाने खोल दिए। यह हमला भारतीयों के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्के था। वो गाजर मूलियों की तरह कट कट कर गिर रहे थे। पाकिस्तानी कमांडोस ने एक एक को निशाना लेकर मारा था। पहले ही हमले में भारतीय टिड्डी दल की तरह बिखर गए। भारतीय फौज के दर्जनों जवान एक गोली फायर किए बगैर मारे गए, जबकि बाकी मुंतशिर हो गए। इनकी बौखलाहट का अंदाजा इनके वायरलेस से नश्र होते पैगामात के जरिए जो कैप्टन जावेद को अपने सेट पर सुनाई दे रहे थे वो बखूबी कर सकता था। पहले ही हमले ने
भारतीयों को बिखेर कर रख दिया, लेकिन वो भी भारतीय फौज के इंतहाई तरबियत याफ्ता कमांडोज थे। जल्द ही संभल कर उन्होंने जवाबी हमले का आगाज कर दिया। अपने जवाबी हमले की इब्तदा उन्होंने पहले से नस्ब गनों से फायर के जरिए की और एक मरतबा फिर कैप्टन जावेद और उसके साथियों के सरों के ऊपर एयर ब्रस्ट फटने लगे। इस गोलाबारी का वो कोई जवाब नहीं दे सकते थे, लेकिन इस मरतबा वो कदरे महफूज थे। पहले ही हल्ले में 2 कमांडोज जामे शहादत नोश कर गए, जबकि बाकियों ने कदरे महफूज पोजीशनें ले ली। भारतीय कमांडरों की गालियां कैप्टन जावेद को अपने सेट पर बखूबी सुनाई दे रही थीं। एक मरतबा फिर इसके जवान दुबक कर बैठ गए। अपने 2 साथियों की शहादत ने इन्हें दुखी तो जरूर किया, लेकिन वो बददिल हरगिज ना हुए। इनका सब्र अब तो चंद हो गया था और एक मरतबा फिर वो दुश्मन की तरफ से अगले हमले का इंतजार करने लगे। 14 मिनट की मुसलसल गोलाबारी के बाद दुश्मन ने फिर इन पर यलगार कर दी। इस मरतबा वो कदरे मोहतात होकर और पोजीशनों में इनकी तरफ बढ़ रहा था। पाकिस्तानी कमांडोज के पास सिर्फ 2 मशीन गनें थीं, या फिर अपना मामूल का असलहा, जिसे वो अपने कप्तान साहब के हुक्म के मुताबिक बहुत सोच समझकर इस्तेमाल कर रहे थे। इस मरतबा दुश्मन पर शायद जुनून तारी था। वो अपनी लाशों की परवाह किए बगैर आगे बढ़ रहा था। नाइक शरीफ शिद्दत गजब से एक नज़र दुश्मन पर डालता और दूसरी नज़र अपने शहीद साथियों पर, तो इसका खून खौल उठता। इसकी समत से 10-12 भारतीय मुसलसल आगे बढ़ रहे थे। इसकी वजह वो बड़ी मशीन गन थी जिसे एक कदरे महफूज आड़ में रखकर दुश्मन इन पर करीबन 20-25 फुट दूर से इन पर फायरिंग कर रहा था। इस मशीन की मुसलसल फायरिंग का जवाब नाइक शरीफ सिवाय अपनी G3 के किसी और चीज से नहीं दे सकता था। दुश्मन इस मरतबा इतना कारगर और मौसर फायर कर रहा था कि दोनों समतों में मौजूद इनकी मशीन गनें बमुश्किल उन्हें रोक पा रही थी और इनके गनर इस पोजीशन में नहीं थे कि नाइक शरीफ की तरफ कोई मददगार फायर गिरा सकते। अचानक ही इसके दाहिने हाथ पर मौजूद दिलखान सिपाही की कराह सुनाई दी। शरीफ ने देखा खून का फवारा इसके सीने से उछला और इसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। अब इस समत पर मज़ाहमत ना होने के बराबर थी और नाइक शरीफ महसूस कर रहा था कि दुश्मन इस समत से एडवांस करके ऊपर आ सकता है। नाइक शरीफ के पेट पर बंधी पट्टी अब खून से सुर्ख होकर भीग रही थी। इसके लिए ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन में रहकर फायरिंग करना भी मुमकिन नहीं रहा था। अब ये एहसास भी इसकी जान को आने लगा था कि दुश्मन इसकी समत से आगे बढ़कर जरूर पोस्ट तक पहुंच जाएगा, क्योंकि ज्यादा देर तक इसके लिए फायर करना भी मुमकिन नहीं था। दूसरी तरफ कैप्टन जावेद की आवाज गूंजी, एक एक गोली संभाल कर रखो और दुश्मन को नजदीक आने दो। कैप्टन जावेद के पास अगर कुमक पहुंचने में और देर लग गई तो वो सब एक एक करके शहीद हो जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई ऐसा कमांडो नहीं था जिससे दुश्मन ये उम्मीद कर सकता कि वो जिंदा हालत में गिरफ्तारी पेश कर देगा। नाइक शरीफ के पास शायद आखिरी गोलियां बाकी रह गई थी और इसकी आंखों के सामने एक नाकाबिले बर्दाश्त मंजर मौजूद था। दुश्मन ने इस समत में जो मशीन गन नस्ब की थी अब इसे आगे बढ़ा रहा था। शायद इन्हें भी नाइक शरीफ की कमजोरी का इल्म हो गया था। अचानक ही नाइक शरीफ को अपने दाएं पहलू पर जय हिंद के नारे सुनाई दिए और वो तिलमिलाकर रह गया। इसके दाएं समत एक महफूज आड़ से 5-6 इंडियन फौजी मैदान खाली देखकर ऊपर चढ़ते आ रहे थे। उन्होंने अपने रस्से भी अपने पीछे आने वालों की आसानी के लिए पहाड़ की उमूदी सतह पर ठोंक कर लटका दिए थे, ताकि इनके पीछे आने वाले इन रस्सों की मदद से ऊपर चढ़ सकें। शायद ये एडवांस फौज का हर अव्वल दस्ता था। नाइक शरीफ के लिए अब सब कुछ नाकाबिले बर्दाश्त था। इसने अपनी गोद में रखी गन को पोजीशन किया और खुद को घसीटता हुआ दुश्मन के ऐन सामने ले गया। दुश्मन को नहीं मालूम था कि यमराज आ पहुंचा है। इससे पहले कि वो संभलते, शरीफ ने एक एक करके 5 को ठंडा कर दिया। नाइक शरीफ अभी बमुश्किल संभल ही पाया था कि बाईं जानिब से आने वाला बस्ट इसके कंधे और छाती में उतर गया। खून फवारे की तरह इसके कुशादा सीने से उबला और इसके दामन को रंगीन कर गया। नाइक शरीफ ने आखिरी मंजर ये देखा कि बाईं तरफ से दुश्मन मशीन गन ऊपर ला रहा था। आखिरी लम्हात में इसने अपने वजूद की सारी तवानाइयां मुजतमा की और अपनी यूनिफॉर्म से आखिरी दोनों हैंड ग्रेनेड निकालकर दोनों हाथों में पकड़ लिए। जिस्म की सारी कुव्वत हाथों में समेटकर इसने दोनों की पिन दांतों से अलग कर ली और ऐन उन लम्हात में जब बर्फीले आसमान से चोलांगला की इस पहाड़ी चोटी तक हूरो मलाइका ने इसके इस्तकबाल के लिए सुर्ख कालीन बिछाने शुरू कर दिए थे,
شریف نے دونوں گرینیڈ بھارتی فوجیوں اور گن پوزیشن کی طرف پھینک دیے۔ زوردار دھماکہ ہوا، برف کے خون میں رنگے ذرات آتشی بگولے میں شامل ہو کر پوری قوت سے اچھلے۔ اس آتشی بگولے میں بھارتیوں کے جسموں کے منتشر ٹکڑے اور وہ مشین گن بھی شامل تھی جس کے ذریعے انہوں نے اپنی دانست میں اس سمت سے یلغار کی راہ ہموار کر لی تھی۔ نائک محمد شریف کی آنکھیں شاید یہ آخری منظر دیکھنے کے لیے ہی اپنی جوت جگائے ہوئے تھیں۔ مطمئن ہو کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور پھولوں کی اس سٹیج پر بیٹھ گیا جو آسمان سے اسے لے جانے کے لیے اتری تھی۔ سیالکوٹ کی تحصیل شکرگڑھ کے اسی گاؤں میں جب مؤذن عصر کی اذان بلند کر رہا تھا، عین انہی لمحات میں اس گاؤں کا شیر دل کمانڈو نائک شریف اپنی جان جانے آفریق کو سونپ کر آسمان سے زمین تک اپنے لیے بچھے سرخ قالینوں پر سفر کرتا جنت کی آرام گاہوں کی طرف محو سفر تھا۔ سپاہی محمد خان نے زوردار دھماکے پر جب اس کی طرف پلٹ کر دیکھا تو نائک محمد شریف کی 50 انچ چوڑی چھاتی پر بہادری اور فخر کے سارے اعزازات سجے ہوئے تھے، اور خود برفیلے پتھر سے ٹیک لگائے اپنی گن گود میں رکھے اس طرح چوکڑی مار کر بیٹھا تھا جیسے دشمن کو کہہ رہا ہو کہ خبردار، اس سمت سے آگے بڑھنے کی ہمت مت کرنا۔ اسی لمحے محمد خان کی آواز بلند ہوئی، استاد جی! وہ رول کرتا ہوا نائک محمد شریف تک پہنچا۔ اس نے نائک شریف کو قریباً دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑ کر جگانا چاہا، لیکن شہید کے ہونٹوں پر جمی مسکراہٹ امر ہو گئی۔ سپاہی محمد خان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا ہی نہیں بلکہ ان کے کپتان اور اس کے یونٹ کے درجنوں کمانڈوز کا استاد جی شہید ہو چکا تھا۔ نامحسوس طور پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنی گن سمیت رول کرتا ہوا اپنی پوزیشن کی طرف لوٹ آیا۔ اس کا غضب دو چند ہو چکا تھا۔ کیپٹن جاوید ہر مورچے پر جا کر خود اپنے جوانوں کے حوصلے بڑھا رہا تھا اور ان کی نگرانی کر رہا تھا جب نزدیکی چٹان پر پھٹنے والی گولیوں سے برف کا ایک پتھریلا ٹکڑا اڑ کر اس کے سر کی دائیں سمت لگا اور تیز ٹیس اٹھی جس نے ایک لمحے میں سارے سر کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ کیپٹن جاوید نے فوراً ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھا تو اس کا دستانہ خون سے بھیگ گیا۔ خیریت گزری کہ گولی یا پتھر کا ٹکڑا اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ اس نے ایک طرف ہٹ کر چٹان سے ٹیک لگاتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پہنے دستانے سے آنکھوں کی طرف اترنے والے خون کو ماتھے پر سے صاف کیا تو سپاہی جان شیر کی نظریں اس پر پڑی۔ جان شیر تڑپ کر اس کی طرف لپکا۔ کچھ نہیں، معمولی زخم ہے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے جان شیر کو تسلی دی جو اس کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ جان شیر اپنے کمانڈر کو زخمی دیکھ کر گھبرا گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے حواس قائم کر لیے۔ اپنی فیلڈ پٹی اس نے 2 منٹ کے اندر کیپٹن جاوید کے سر پر باندھ کر وقتی طور پر خون بند کر دیا۔ کیپٹن جاوید نے اسی اثنا میں سر پر دوبارہ گرم ٹوپی پہن لی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جان شیر، میں زخمی ہوا ہوں، کسی کو علم نہ ہو، چوکس رہنا۔ اس نے اپنے جوان کو ہدایت دی اور سپاہی محمد خان کی طرف چل دیا کیونکہ اس کی سمت سے زوردار دھماکے کی آواز آئی تھی۔ محمد خان، خیریت؟ اس نے جھکتے ہوئے محمد خان کے نزدیک پہنچ کر پوچھا، جس کے سامنے 20 گز کے فاصلے پر 7-8 بھارتیوں کی لاشیں پڑی تھی۔ محمد خان نے رنتے ہوئے گلے سے کہا کہ سر، استاد جی شہید ہو گئے۔ کیپٹن کو شاید اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ یس سر، محمد خان کے آنسو جاری تھے۔ یس سر، استاد شریف صاحب شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیپٹن جاوید کو ابھی تک پاکستان آرمی کے بہترین نشانہ باز کمانڈو کی شہادت کا یقین نہیں آ رہا تھا جس نے دوران تربیت اسے قریباً ڈانٹتے ہوئے صحیح نشانہ لگانے کی تربیت دی تھی۔ اپنی پشت سے آگے نکل کر اس نے دیکھا کہ سامنے کی چٹان سے اپنی پیٹھ لگائے شہید محمد شریف اپنی گن کو گود میں لیے بیٹھا تھا۔ کیپٹن جاوید آگے بڑھا اور اس نے آہستہ سے سہارا دے کر شہید کو لٹا دیا۔ شاید اسے نائک شریف کی طویل مسافت، زخمی ہونے اور تھکاوٹ کا احساس تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ استاد محمد شریف مزید بے آرام ہو۔ برف کے پتھریلے بستر پر انہیں لٹا کر اسے عجیب سی آسودگی کا احساس ہونے لگا تھا۔ محمد شریف نشانے بازی میں ہمیشہ اول رہتے تھے اور آج شہادت میں بھی اپنی کمپنی میں اول نمبر لے گئے۔ کیپٹن جاوید نے اپنا دایاں ہاتھ ماتھے تک لے جا کر انہیں نظر گزاری اور وہاں سے ہٹ گیا۔ سامعین، یہاں اختتام ہوتا ہے مشن مارخور کی 5ویں قسط کا۔ آئندہ قسط میں آپ کو بتائیں گے کہ کرنل کیانی اپنے ہیلی کاپٹر کو لے کر کیسے گیا، کن راستوں سے گزرا اور کیپٹن جاوید تک کیسے پہنچا، اور پاکستانی پوسٹیں کیسے قائم کی گئیں۔ اگلوز بنانے کے لیے پاکستان کے غیر سرکاری اداروں نے کیا کردار ادا کیا،
یہ سب آپ کو بتائیں گے مشن مارخور کی 6ٹھی قسط میں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔